हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर रहेगा आपकी मॉड्यूल नंबर ए का। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारा इंडिया है वहाँ कौन कौन से इश्यूज को अभी फेस कर रहे हैं हमने देखा बहुत पहले ही। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने देखा, महंगाई होती है, गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ नहीं है ना, इनइक्वालिटीज है। तो यही से बहुत सारे ऐसे कौन-कौन से इश्यूज है जो इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं और अभी वो फेस कर रही है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव भी बनते हैं, आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, यहाँ से केस स्टडीज भी आ सकती है। तो ये चैप्टर स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि ये 7 पॉइंट हमें देखने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 7 पॉइंट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से इश्यूज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, पावर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी की प्रॉब्लम है, जॉबलेस ग्रोथ है, राइजिंग इनइक्वालिटीज है, माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज, माइग्रेशन है, लोग यहाँ से वहाँ आ जा रहे हैं, पॉसिबल रेमेडीज, इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन है, और पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये जो पॉइंट है हमारे वो अभी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पार्ट में देखेंगे ये 4 पॉइंट। पहले जो 4 पॉइंट है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इश्यूज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ऐसे कौन कौन से इश्यूज है जो फेस कर रही है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस provisional estimate, the Indian economy grew by 8.7% in financial year 2022, following a contraction of 6.6% in फाइनेंशियल ईयर 2021। अब बोल रहे हैं कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है हमारे इंडिया का, ठीक है, तो एनएसओ क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा कि एनएसओ एक हमारे जो इंडिया की मेन स्टैटिस्टिकल एजेंसी है। जो स्टैटिस्टिक मतलब क्या नंबर होता है, ठीक है, नंबर में जो डेटा हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, उसके बारे में रिसर्च कराती है, पब्लिश कराती है। जैसे कि कौन सा डेटा होगा, जैसे कि जीडीपी हो गया, है ना, जीडीपी को कौन करता है, हमारा जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, एनएसओ करता है। साथ ही साथ जो हमारा सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। अलग अलग जो सर्वेज होते हैं, है ना, लार्ज स्केल सर्वे, जैसे कंजम्पशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, हेल्थ को लेके। तो ये अलग अलग सर्वेस को कौन कंपाइल करता है, कौन पब्लिश करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। तो इनके मुकाबले इन्होंने एक एस्टिमेट दिया था कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी बढ़ेगी, फाइनेंशियल ईयर में कितनी होगी, 8.7% होगी फॉलोइंग। लेकिन 2021 में कितनी थी वो, 6.6%। मतलब कि 2021 में हम लोगों ने कोविड को थोड़ा बहुत हम लोग को यूज टू हो गए थे। 2021 तक कोई बाहर आता जाता नहीं था, ठीक है। फिर 2021 में क्या हुआ, इकोनॉमी रन होने लगी, लोग बाहर जाने लगे, बिजनेसेस चलने लगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ कितनी होगी, 8.7% यहाँ पे हो गई। The pace of economic recovery has moderated in previous quarters, which could be attributed to global factors। लेकिन जो ये इकोनॉमिक रिकवर करने का, इकोनॉमिक रिकवरी जो हमने हमने यहाँ पे 2022 में हासिल कर रखी थी, वो थोड़ी बहुत मॉडरेट थी, यानी कि ठीक है अच्छी खासी थी प्रीवियस क्वार्टर में। तो इसके लिए बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे। क्या थे, कैसे थे, नहीं जाना है इन डीप में। जब बोल रहा है पुराना डेटा है, जब हो रहा है तो हो रहा होगा। Cost pressures from the increasing energy and raw material prices, followed by the drop in demand due to advent of new COVID variety, are undermining the manufacturers' confidence। लेकिन क्या हुआ, ठीक है, थोड़ी बहुत तो ग्रोथ रेट हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, एकदम से सब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, सभी लोग घर में थे, कोई बाहर आ जाने रहा था, तो एकदम से सब लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ ना, कि वो बोल रहे कॉस्ट प्रेशर्स फ्रॉम द इंक्रीजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कोविड के बाद स्ट्रांगली उसने अपने आप को रिकवर कर लिया था, लेकिन ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई थी। क्यों स्लो हो गई थी, क्योंकि एकदम से सभी कंपनी चालू हो गई थी, तो सब लोगों ने क्या किया कि एनर्जी है ना, सब लोगों की डिमांड बढ़ गई कि वो ऑयल चाहती थी, क्रूड ऑयल चाहती थी, एनर्जी चाहती थी, जिसकी वजह से एनर्जी के प्राइजेस बढ़ गए, रॉ मटेरियल प्राइजेस बढ़ गए, एकदम सबकी डिमांड बढ़ गई, है ना। फिर क्या हुआ कि इसके साथ साथ क्या हुआ, ड्रॉप इन डिमांड ड्यू टू द एडवेंट ऑफ न्यू कोविड वैरायटी। कुछ कुछ देशों में ऐसा था कि जो लोगों की डिमांड थी वो अच्छी थी, लोग अच्छे खासे बिजनेस कर रहे थे, एक्टिविटीज चल रही थी, लेकिन कुछ कुछ देश ऐसे थे ना जिनके वहां पे नया, हमने देखा कि 2021 में एक और कोरोना का नया वैरायटी आया था ना, वेरिएंट आया था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे देशों में डिमांड जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी। इसका एक क्या हुआ, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स लोगों को कॉन्फिडेंस कम हो गया, क्योंकि उन्होंने जो चीजें अपनी फैक्ट्री से बना रखी थी उसे खरीदने वाला कोई नहीं था, डिमांड ज्यादा नहीं थी। उन्होंने रॉ मटेरियल तो खरीदा था, ऑयल खरीदा था जो कि महंगे थे, लेकिन उन रॉ मटेरियल को यूज करके जो प्रोडक्शन किया उसे खरीदने वाला कोई वहां पे नहीं था।
अब बोल रहे हैं आगे, ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। ये पता है हमें कि इंडिया जो है ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अकॉर्डिंग टू द IMF's April 2022 World Economic Outlook, the Indian economy would grow by 8.9% in the fiscal year 2022-23 before slowing down to 6.9% in the fiscal year 2023-24। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्शन किसके बारे में बता रखा है, ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा अभी कि हमारी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है NSO हमारा, उसने दिया था कि 2022 में इंडियन इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई 8.7% और 2021 में कितनी हुई थी सॉरी 6.6%। वही प्रोजेक्शन यहाँ पे IMF ने दे रखा है कि IMF ने पहले ही बोल रखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2022 में कितनी ग्रो करेगी, वो करेगी 8.9% यहाँ पे करेगी, और जो 2022-23 में कितनी करेगी वो करेगी 6.9%। यानी कि इस प्रोजेक्शन के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी वो सही से वहाँ पे चल रही थी, उसका जो प्रोजेक्शन था वो सही था। सिमिलरली द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड, ठीक है, तो मतलब कि देखिए जो IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने अपने अपनी अलग अलग प्रोजेक्शन दे रखी थी और वो अप्रोक्सीमेटली मतलब वो सही थी, ठीक है। सिमिलरली द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड 8.7% ग्रोथ इन 2022-23 एंड 6.8% ग्रोथ रेट इन 23 टू 24, ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी वही प्रोजेक्शन अप्रोक्सीमेटली था। लेकिन क्या हुआ, फॉर द फोरसेबल फ्यूचर इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है आगे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का पैराग्राफ बोल रहा है कि द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक हैज ट्रिगर्ड अ लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस बोथ ग्लोबली एंड इंडिया। कोविड सबको पता है, सबने महसूस किया है, तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा हमारी हेल्थ इंडस्ट्री पे और साथ ही साथ पूरे विश्व पे और इंडिया पे भी। दो इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉज स्लोइंग prior to pandemic, successive COVID waves have resulted in profound and widespread economic slowdown with the potential for long term repercussions, है ना। बोल क्या रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, कोविड आने से पहले हमारे भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो पहले से बहुत खराब थी। उसके साथ साथ कोविड आ गया तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी हमारी वो और ज्यादा स्लो हो गई, ठीक है, विद द पोटेंशियल फॉर अ लॉन्ग टर्म रिपरकुशन। रिपरकुशन मतलब कि परिणाम, किसी भी चीज का किसी भी सिचुएशन का एक जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसे बोलते हैं रिपरकुशन। यानी कि जो कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है बहुत ही खराब है, मतलब कि जो नुकसान हुआ वो लॉन्ग टर्म उसे रिकवर करने के लिए हमें ज्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला था। द फिस्कल यानी कि गवर्नमेंट है ना, फिस्कल अथॉरिटी मतलब कि गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट authorities have responded by implementing flexible fiscal policies including greater support to vulnerable group। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब भी देश पे इकोनॉमिक एक्ट कोई परेशानी आती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज बनाती है ताकि जो फिजिकल पॉलिसी मतलब कि हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। तो हमारी सरकार ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया था। हमारी सरकार ने क्या किया था कि हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग फिजिकल मेजर्स लिए थे। जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो बहुत ही गरीब होते हैं, जो जिनको हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, बेसिक फैसिलिटी उनके पास नहीं होती है। तो ऐसे ग्रुप के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि सपोर्ट किया है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो मान लीजिए, देखिए गवर्नमेंट की अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। किसी जैसे कि मान लीजिए कोई कोविड था, कोविड में जो बिजनेसेस थे वो बंद थे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि सरकार ने अलग अलग स्कीम लेके आई। सरकार ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेके आई, जिसमें सरकार ने खर्चा किया। कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, सरकार ने अलग अलग लोगों को यहाँ पे फूड दिया है ना, खाना दिया लोगों को, या मतलब मुफ्त में धान दिया लोगों को। जो आप हमारी गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसके तहत लोगों को कैश ट्रांसफर की फैसिलिटीज दे दी। जो वनरेबल सेक्शन थे उनको डायरेक्टली कैश दे दिया, या जो MSMEs थी उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आई। अलग अलग हेल्थ रिलेटेड मतलब हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारा खर्चा किया है ना। ऐसे अलग अलग पॉलिसी सरकार लेके आती है ताकि इकोनॉमी को बंद ना होने दे, इकोनॉमी चलती रहे। सिमिलरली द RBI हैज ईज्ड लिक्विडिटी प्रोविजन एंड मेंटेन्ड अ प्रोलॉन्ग इजी मॉनेटरी पॉलिसी। साथ ही साथ हमारी RBI जो है, RBI ने भी क्या किया, उसके हिसाब से जितनी भी कोशिश बनती थी RBI ने किया। RBI ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, लिक्विडिटी मतलब कैश है ना, इकोनॉमी में कैश की कमी थी तो कैश प्रोवाइड की, या जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे फ्रेंडली बना दिया, फ्रेंडली एकोमोडेटिव मतलब कि जहाँ पे जरूरत थी चेंजेस करने की RBI ने किए, है ना। जो डिफिकल्ट पीरियड था हमारे लिए कोविड का, तब RBI ने भी जो भी जरूरी चेंजेस थे वो भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी में बनाई। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी सबको पता होगी ना, जो
आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रिटर्न मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको मैंने उसको मतलब कि अकॉर्डिंगली चेंज करती है, ठीक है, उसको कम करती है या ज़्यादा करती है, जैसे भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से, ताकि जो बोरोइंग हो वो चीपर हो सके, मतलब कि लोगों को कम से कम दाम में यहाँ पे लोन मिल सके, लोन लोगों के पास पैसा हो सफिशिएंट, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अच्छे से रन हो सके। अब आगे है, आगे का पॉइंट है हमारा कि सम ऑफ द इंडियाज परप्लेक्सिंग इकोनॉमिक इश्यूज encompass वीक डिमांड, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग कोविड इन्फेक्शंस विद मल्टीपल वायरस म्यूटेशंस, chronic unemployment and underemployment, burgeoning disparities in wealth distribution, poor human capital quality, infrastructure bottlenecks, over dependence on agriculture, rising government debt, अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट पढ़ने में आसान लगते होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि क्या होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इशू बन चुके हैं, या इनमें से कौन से नहीं है, या आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि अभी इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडिया में जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है, या इंडिया में कोविड के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, या इंडिया में क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये क्या सिचुएशन है, क्या ये इंडिया के लिए फाइनेंशियल इशू है, क्या ये इंडिया के लिए अच्छी बात है या निगेटिव बात है, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे कौन कौन सी मेजर इश्यूज है जो हमारी इंडिया फेस कर रही है। हमारी इंडिया फेस कर रही है कि वीक डिमांड है ना, प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन चीजों को कोई डिमांड नहीं है। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, यहाँ पे सेपरेट चैप्टर, लेकिन सेपरेट पॉइंट आ गया हमारे कि जॉबलेस मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उस प्रोपोर्शन में, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उस प्रोपोर्शन में जॉब नहीं बढ़ रही है। राइजिंग कोविड इन्फेक्शन है ना, विथ मल्टीपल वायरस म्यूटेशंस, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन उस हिसाब से पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। फिर आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब वही होता है कि आपकी जो स्किल है उसके हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है। बर्गेनिंग डिस्पैरिटीज इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्पैरिटीज मतलब कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो अलग अलग मतलब 90%, जो मैंने बहुत बार बोला कि 90% जो वेल्थ है वो 10% लोगों के पास है, और 10% वेल्थ जो है वो 90, मतलब जो अमीर है वो अमीर ही बहुत ही अमीर है, जो गरीब है बहुत ही गरीब है। पुअर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी मतलब कि ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल यानी कि रोड अच्छे नहीं है, या पोर्ट हो गए, या जो भी ऐसी फैसिलिटी जिनको यूज करके हम लोग डेवलपमेंट करा सकते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं जहाँ पे इतना इनकम नहीं मिलता है। राइजिंग गवर्नमेंट डेब्ट है ना, गवर्नमेंट का खुद का ही खर्चा इतना बढ़ रहा है, तो फिर भी वो एडजस्ट करके यहाँ पे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अर्बन माइग्रेशन है ना, अर्बन माइग्रेशन मतलब कि लोग पेट भरने के लिए या एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए रूरल एरिया से यहाँ पे शहरों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में क्या होता है ना, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा पावर्टी एलिवेशन। पावर्टी एलिवेशन, पावर्टी मतलब गरीबी होता है, एलिवेशन मतलब कम करना, गरीबी को कम करना है, ठीक है, गरीबी है हमारी इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011-12 एस्टिमेट्स, 25.7% of the rural population and 13.7% of the urban population were below the poverty line। अब बोल रहे हैं कि 2011-12 में एक जो प्लानिंग कमीशन ने एक एस्टिमेट दिया था कि जो रूरल पॉपुलेशन है हमारे, जो कि ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं उसमें से 25.7% लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पावर्टी लाइन है, और शहरों में ऐसे लोग हैं 13.7% जो कि बिलो पावर्टी लाइन। बिलो पावर्टी लाइन मतलब कि बहुत ही गरीब है, उनके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, उनको एक टाइम का भी खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, कोई काम नहीं है उनके पास, है ना, तो ऐसे लोग जो है उनकी मात्रा यहाँ पे दे रखी है। रूरल पावर्टी रेट्स आर हायर देन दी अर्बन पावर्टी रेट्स, जो ग्रामीण एरिया में जो लोग रहने वाले हैं गरीब लोग, वो अर्बन एरिया में रहने वाले गरीब लोगों की तुलना में संख्या में ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रूरल एरिया में आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, आपको जॉब कम रहती है, अगर रहती भी तो कभी होगी कभी नहीं होगी। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं, शहरों में आपने प्रैक्टिकली भी आप लोग देखिए, शहरों में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपका बिजनेस कम से कम बंद जल्दी बंद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर की डिमांड ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं, है ना। तो अर्बन एरिया में जो गरीबी है वो थोड़ी बहुत कम है, क्योंकि अर्बन एरिया में कहीं से भी आप लोग जॉब करना एडजस्ट कर लेते हो, आपको कोई तो भी जॉब मिल जाती है। ओविंग टू अ लैक ऑफ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एडिक्वेट फूड सप्लाई एंड वीक लेबर मार्केट। तो ऐसा क्यों है, रूरल एरिया में वहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है अच्छी खासी, एनर्जी जनरेशन एनर्जी नहीं है, मतलब कि लाइट नहीं होती है, इन एडिक्वेट फूड सप्लाई है ना,
फूड सप्लाई नहीं है, लोगों के पास पेट भर के खाना नहीं है, वीक लेबर मार्केट है, यानी कि लेबर भी अच्छे खासे नहीं है वहाँ पे, मतलब लोगों की डिमांड ही नहीं रहेगी तो लेबर वहाँ पे क्यों रहेंगे। पावर्टी इरेडिकेशन इज अ मेजर चैलेंज ऑफ प्लांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो प्लांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो कि आपने अच्छे खासे से प्लान किया है, तो उसका टारगेट क्या होगा कि गरीबी को दूर करना है। Poverty alleviation programs strive to lower the rate of the poverty in the country by providing adequate access to food, financial assistance, and basic necessities to households and families living below the poverty line. अगर गरीबी को कम करना है तो कौन कौन से काम हमें करने पड़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको एडिक्वेट मतलब पेट भर के खाना देना पड़ेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, बेसिक नेसेसिटीज यानी कि बेसिक जरूरत जो होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, है ना, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के, मतलब जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको अगर ये फैसिलिटीज हम लोग दे देंगे तो एटलीस्ट उनकी थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार अलग अलग प्रोग्राम चलाती है ताकि इन लोगों की मतलब पॉवर्टी एलिविएशन यहाँ पे हो सके। तो कौन कौन से मेजर प्रोग्राम से यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम से आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारे पॉलिसीज इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिए, लॉन्ग फॉर्म इसका याद रखिए, एक फोटो निकाल लीजिए इसकी यहाँ से, ठीक है। हाँ, इसकी एक फोटो निकाल लीजिए ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सके। अब आता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बहुत ही गरीब रूरल मतलब कि ग्रामीण एरिया में जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। उनको यहाँ पे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज दी जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत काम यहाँ पे दिया जाता है। मान लीजिए कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में स्कूल बन रहा है या हॉस्पिटल बन रहा है, या मान लीजिए कोई पानी की टंकी बन रही है ग्रामीण एरिया में, तो वहाँ पे उसको उसका कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो लेबर चाहिए उस एज एज अ लेबर वहाँ के लोगों को हायर कर सकती है सरकार। फिर आता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में क्या होता है कि वही होता है कि आपको क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, मनरेगा। मनरेगा एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने काफी बार देखा भी होगा। अगर आप लोग बैंक में जॉब करते हैं, अगर आप लोग क्लरिकल की पोजीशन में है, तो वहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं कि क्या मेरे मनरेगा के पैसे आ गए ना, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2484 है ना, 2184 इतने पैसे आते हैं। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे आपको सरकार क्या करती है, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है, मतलब कि कम से कम 100 दिन तो हम आपको काम देंगे ही देंगे, ठीक है। तो 100 दिन की जो वेज एम्प्लॉयमेंट होती है, जो गरीब लोग होते हैं जो ग्रामीण एरिया में, तो यहाँ पे इनको ये काम दिया जाता है। फिर आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में क्या होता है कि सरकार यहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देती है। सब्सिडाइज मतलब क्या, कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन मतलब क्या होता है कि ऐसा धान होता है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब कि लोगों को सिक्योर करना है, खाना देना है, लोगों को भूखा नहीं रखना है। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, ऐसे धान जिसे सरकार बेचती है, जो हमारे अलग अलग रेशन के शॉप होते हैं, ऐसे धान सरकार बेचती है जो कि कम से कम दाम में, जो नॉर्मल दुकानों में आपको दाम मिलेंगे उनसे बहुत ही कम दाम में यहाँ पे सरकार जो है वो धान को बेचती है, ताकि गरीब लोग इसे अफोर्ड कर सके और उसे खरीद के अपना पेट भर सके। सिंपल सा एग्जांपल आप लोग देंगे कि राशन की दुकानें जो होती है जहाँ पे चावल मिलते हैं ना, मान लीजिए कोई चावल है जो नॉर्मल से दुकान में, बड़ी दुकान में अगर 40 रुपए पर किलो, 40 रुपए का 1 किलो मिलता है, तो इस राशन की दुकान में आपको 3 रुपए का 1 किलो मिल जाएगा। और जो बाकी के 37 रुपीज है, तो इसका बर्डन हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे उठाती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग सब्सिडाइज्ड फूड। फिर आता है नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके और वहाँ पे अपना इनकम जनरेट कर सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं ना जनधन योजना के। तो इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए कि जो गरीब देश, सॉरी गरीब देश ने, जो गरीब फैमिलीज होती है, तो उनको यहाँ पे कि आप लोग क्या कर सकते हो, उनको यहाँ पे एक बेसिक फैसिलिटीज आप लोग दे सकते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, सिंपल से मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसे बनाया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके तहत क्या होता है कि जो वल्नरेबल फैमिली, जो बहुत ही गरीब फैमिलीज होती है, उनको मतलब कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ना, जैसे कि कोविड आ गया था, मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पे खाना दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है ना, पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि के तहत क्या होता है कि यहाँ पे जो
रोड पे आपने बहुत बार देखा होता है, रोड पे ऐसे लोग जो है वो घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कपड़े बेचते हैं गाड़ी पे, है ना, रोड पे, मतलब कि गाड़ी चला के, है ना, फिर वहाँ पे खाना बेचते हैं, अपनी जो गाड़ी होती है वो लेके वहाँ पे अलग अलग एरियाज में जाके वहाँ पे खाना बेचते हैं। तो ये स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती है अपनी गाड़ी पे ही, और वो अलग अलग एरिया में जाके उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो यहाँ पे उनको कोलैटरल फ्री फ्री लोन मिल जाता है, मतलब कि उनको बैंक को कोई भी नहीं देना है, बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, लेकिन फिर भी बैंक इनको लोन देगी। तो इस स्कीम के तहत उन लोगों को लोन यहाँ पे मिल जाता था। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा कि जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमने डेटा देखा यहाँ पे कि सरकार किस किस तरीके से मदद करती है, ये सारे स्कीम्स हो गए। लेकिन अभी क्या है ना, अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। अभी कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा रखी है कि हम लोगों को क्या बदलाव करना चाहिए। लेकिन अभी सरकार क्या करती है, सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन अकाउंट्स बनाए, डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है डीबीटी, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कभी बीच में कोई आएगा नहीं, जिस अकाउंट में आधार लिंक होगा वहां पे सीधे आपके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना, इस तरीके से। जैसे कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को अभी ट्रेनिंग देती है। तो ये सारे एडिशनल चेंजेस है, ठीक है, मैं जो अभी बता रही हूँ वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि अभी जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, नाम से आप लोग समझ रहा होगा कि जॉब तो नहीं है लेकिन ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ इज एन इकोनॉमिक फिनोमिनन इन विच द इकोनॉमिक ग्रोथ while मेंटेनिंग और लोअरिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन ग्रो, आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए जीडीपी है जो किसी साल 7% बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो बस 1% ही यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, इट कैन बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, stringent labor laws and stronger reliance on a capital intensive industries particularly in a growing economy। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ये जॉबलेस ग्रोथ? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे, याद रखने हैं फ्रेंड्स। देखिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि ये पूरा चैप्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो हर एक सेक्शन, हर एक लाइन को मैं रेड नहीं कर सकती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे बाकी लाइन पे भी ध्यान दीजिए। अब बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स यानी कि मान लीजिए रोड्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे रोड्स नहीं है, या रेलवेज नहीं है, लोगों को जाने आने की सुविधाएं नहीं है, तो ये से स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज होते हैं। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे चाहती है, वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे लेबर चाहिए, लेकिन उसके रूल के हिसाब से वो बस 100 लोगों को यहाँ पे हायर कर सकती है, या सिर्फ 50 लोगों को यहाँ पे एज अ परमानेंट रख सकती है। तो यहाँ पे उसके सामने क्या आ गया, एक लेबर लॉ आ गया, जिसकी वजह से वो क्या कर, वो हायर करना चाहती है, लोग भी हायर करने के, लेकिन रूल्स रेगुलेशन की वजह से वो हायर नहीं कर पा रही है। स्ट्रॉन्गर रिलायंस ऑन अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। अब क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज होती है कि जहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि बहुत ज्यादा कैपिटल वहां पे चाहिए होता है। तो ये पैसा यहाँ पे क्यों चाहिए होता है कि कंपनीज क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मशीनें हम लोग लगाए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाए, और कम से कम लोगों को यहाँ पे हायर करें, है ना। जैसे कि हमारे बैंकों में अभी एआई आ गए, तो एआई की वजह से क्या हुआ, आपको जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन है, जो वहाँ पे जो एक दो या तीन स्टाफ की जरूरत होती थी, अभी वहाँ पे जो मशीन है वहाँ वो जगह ले ली है, और अभी उस स्टाफ की कमी हो गई है, मतलब उस स्टाफ को हटा के वहाँ पे पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगा दिया गया है। ये एग्जाम्पल है आपका कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का, मतलब अब लोगों की जरूरत नहीं है, हम लोग मशीन को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना काम करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि और ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई। इकोनॉमिस्ट रेफर टू रिसेंट इंडियन ग्रोथ एज जॉबलेस ग्रोथ सिंस द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज मच लेस देन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो जो इकोनॉमिस्ट है अलग अलग, उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेट से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। आगे का इनका कहना है कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लेबर फोर्स ग्रोथ रेट was higher than that of the employment growth rate during the 2001 to 11। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस हिसाब से यहाँ पे लेबर फोर्स ग्रोथ मतलब कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 2.23% बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कितनी कितनी बढ़ी यहाँ पे 1.4%, मतलब देखिए अप्रोक्सीमेटली डबल, है ना। मान लीजिए 10 जॉब है, लेकिन अब वहाँ पे लोग कितने, 20 लोग हैं, तो यहाँ पे 10 लोग तो खाली बैठेंगे ना, मतलब कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली।
Similarly, the average annual growth rate of the economy, which was approximately 7%, outpaced the employment growth rate. वही बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट अगर 1.8% है तो वहाँ पे हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट मतलब कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कि जीडीपी कितनी हुई थी, 7% हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी कम मात्रा में है ना। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 20%, अगर जीडीपी जीडीपी के 20% यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे बढ़ती हुई हमें नजर आती है। देर आर न्यूमरस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि जिम्मेदार है, तो हम लोग देखेंगे कि नॉलेज इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर इज ड्राइविंग द मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज अपोज टू द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि नॉलेज इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में या 3 में शायद कि अलग अलग सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमने वहां पे भी देखा था कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सर्विस सेक्टर यहाँ पे करता है, क्योंकि उन लोगों की जो इकोनॉमी मतलब उन लोगों का इनकम जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी सेक्टर के लोगों से। तो यहाँ पे नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर हो गया, या हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, एआई हो गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आप, जैसे कि हमारे, और आप बोल सकते हो कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सारे सेक्टर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई मात्रा में यहाँ पे आउटपुट जनरेट करते हैं, लेकिन जॉब की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है ना। मतलब मान लीजिए अगर सर्विस सेक्टर में एक आदमी 1 लाख कमाता है, तो वो 1 लाख कमाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम 20 लोगों को यहाँ पे काम करना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए आप, जहाँ पे 20 लोगों को जॉब मिलती है वहाँ पे एक आदमी को यहाँ पे जॉब मिल रही है। या आप लोग बोल सकते हो आगे की, ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सेक्टर वही होता है कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पे बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर सेक्टर को चलाने के लिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि infrastructure bottleneck led to the lack of backward and forward linkages between the agriculture, industrial and services sector, resulting in failure to create a job. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक भी यहाँ पे होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक मतलब क्या, आपके पास अच्छे खासे रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए कोई एक आदमी है वो जिसको 30 किलोमीटर एरिया में जाके वहां पे वो काम कर सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी है जॉब की, लेकिन उसके पास उसको घर से जाने के लिए वहां पे मान लीजिए बाढ़ आती रहती है, पुल पुल नहीं है या रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, तो वो कैसे जाएगा वहां पे, है ना। पॉसिबिलिटी है लेकिन वो जा नहीं सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई हमें देखने को नजर आती है। मतलब क्या, सिंपल सा मतलब क्या है कि हर एक सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक ट्रक का जो गन्ने को लेके फैक्ट्री में जाती है, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो अल्टीमेटली दूसरे सेक्टर को भी यहाँ पे इफेक्ट करता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे लेस, it is critical to create a large number of high quality employment in the economy in order to support the growth and reverse the brain drain। तो ये जरूरी होता है कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट कर सके, ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले और ब्रेन ड्रेन यानी कि जो रिवर्स मतलब रिवर्स ब्रेन ड्रेन यानी कि जो एक सिचुएशन जो निगेटिव होती जा रही है उसे हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे बना सके। वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर द जॉब क्रिएशन आर क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स हमारी सरकार लेती है ताकि यहाँ पे जॉब जो है वो क्रिएट हो सके, नई नई जॉब के यहाँ पे हम लोग ला सके। रिफॉर्मिंग लेबर लॉज इज important because rigid laws sometimes encourage business to pursue capital intensive methods of production in a nation where labor is abundant। लेकिन देखिए अगर अलग अलग रिफॉर्म्स यहाँ पे सरकार को लाने की जरूरत है, क्योंकि लेबर लॉज में अगर सरकार ने बदलाव नहीं लाए तो कंपनीज को फोर्सफुली यहाँ पे ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड। मैंने बोला कि इंसान के बदले में हम लोग मशीन को यूज करके यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। अब जबकि हमारे पास इतने सारे लेबर है, इतने सारे इंसान जो लोग यहाँ पे बिना जॉब किए हुए बैठे हुए हैं, तो उनको जॉब देने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, मशीनों को जॉब देंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो लेबर रेगुलेशन है, लॉज है, उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए और बिजनेसेस को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे हायर करें। सोल्यूशन टू द जॉबलेस ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, इज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट्स through programs such as Startup India or Stand Up India mission, reform the education system to develop the desired skill sets and promote labor intensive industries such as food processing, textiles and so on।
अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ के लिए सोल्यूशन क्या क्या है, कि हमारे इंडिया को क्या करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर इंस्टिंक्ट्स मतलब कि लोगों को बिजनेस करने के लिए यहाँ पे इनकरेज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, आप लोग स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत यहाँ पे अपनी जो छोटे छोटे बिजनेसेस है उनको चलाइए, या आप लोग क्या कीजिए, आपका स्किल जो है वो डेवलप कीजिए, है ना। इसके लिए सरकार अलग अलग यहाँ पे स्किल प्रोग्राम चलाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, वैकेशनल स्किल देती है, जो यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे जिनको जॉब नहीं है उनको और ज्यादा बेटर बनाती है कि उनको जॉब यहाँ पे मिल जाए। प्रमोट द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, अलग अलग लेबर जहाँ पे, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऐसी अलग अलग कंपनीज होती है, जिसकी टूरिज्म हो गया, एमएसएमईज हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा लेबर की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारे सोल्यूशन है कि किस तरीके से जॉबलेस ग्रोथ को कम किया जा सकता है। फिर आ गया आपका राइजिंग इनइक्वालिटीज ना। राइजिंग इनइक्वालिटीज मतलब कि भेदभाव ना, बहुत ज्यादा भेदभाव है, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे निपटेंगे। राइजिंग इनइक्वालिटीज मीन्स मतलब होता है कि इनकम और वेल्थ जो है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में वहाँ पे मतलब सिंपल सी कि बहुत ज्यादा जो वेल्थ है, पैसा है, वो बहुत कम लोगों के पास होता है, और बाकी जो बहुत कम पैसा है वो बहुत ज्यादा लोगों के पास होता है। यानी कि जो अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। तो हमारा इंडिया भी क्या है, पूरे विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, साथ ही साथ वहाँ पे इनइक्वालिटीज भी बहुत है। Inequality has been steadily increasing over the previous few decades and it has been especially pronounced after the 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जो इनक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हमें, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा दिखने को मिला। The affluent have amassed a large portion of the wealth generated by the crony capitalism and inheritance। तो एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रुप जहाँ पे, जिस ग्रुप में जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, उनके अमीर लोगों की क्लास को बोलते हैं एफ्लुएंट। तो उनके पास ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वेल्थ होती है, पैसे होते हैं, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इनहेरिटेंस मतलब कि जो उनके माता पिता ने कमाए होंगे या उनके दादा दादी ने कमाए होंगे, मतलब कि जनरेशन के हिसाब से ना, इनहेरिटेंस के हिसाब से उनको पैसा मिलता आ रहा है। या क्रॉनिक कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो बिजनेसेस है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वजह से नहीं बना सकते कि क्योंकि उनमें कैलिबर है या उनमें कैपेबिलिटी है, इसलिए नहीं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि जो अलग जो बड़े बड़े लीडर लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पावर होते हैं, उन लोगों के साथ उनकी क्या होती है ना, दोस्ती होती है। तो उस दोस्ती को यूज करके वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब यहाँ पे जो उनका प्रोजेक्ट्स पा सकते हैं या पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। या मतलब बिल्डर लोग हो गए, ये लोग हो गए, मान लीजिए अगर उनकी कोई पॉलिटिशियन आदमी के साथ यहाँ पे जान पहचान है तो उसको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इस तरीके से। The rich are growing richer at a much faster rate while the poor continue to struggle to earn a living wage and get access to quality education and healthcare facilities, which continue to suffer from persistent underinvestment। वही बात है कि जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। तो गरीब लोगों के लिए यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन लेना मुश्किल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेना मुश्किल है, जिसकी वजह से अंडर इन्वेस्टमेंट है ना, अभी बेसिक चीजें ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे उनको फेस करना पड़ता है। इन द वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022, द डिस्कशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज वेरी ऑफन सेंटर्ड ऑन डिस्पैरिटीज इन कंजम्पशन, इनकम एंड वेल्थ। तो बोल रहे हैं कि जो टर्म है इनइक्वालिटी वो किसके अराउंड घूमती है, सेंटर अराउंड, मतलब कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इनइक्वालिटी में, तो कंजम्पशन है ना। कहाँ कहाँ पे कंजम्पशन है, मतलब जो बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या वो गरीब लोगों को मिल रही है, इनकम क्या उनके पास पैसा आ रहा है, और वेल्थ है, वेल्थ मतलब वही कि उनको कोई प्रॉपर्टी है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज। तो पूरे विश्व में जितने भी अनइक्वल मतलब ऐसे देश जहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो उनमें से हमारा इंडिया भी एक है। इन इंडिया द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स 57% ऑफ द नेशनल इनकम। तो टॉप 10 मतलब 10 लोग मिलके यहाँ पे 57%, 10% लोग मिलके यहाँ पे 57% यहाँ पे इतनी इनकम जनरेट करते हैं, मतलब देखिए कितने अमीर हुए हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इनइक्वालिटी को डिफाइन किया है। द वेरी इलाइट टॉप 1% अर्न्स 22% ऑफ द टॉप 10%। तो उसमें से भी जितना यहाँ पे 10%, जितना यहाँ पे ये 10% लोग 57 प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, उसमें से 22% कौन कर रहा है, इस 10 में से 1% उस 57 में से 22% यहाँ पे जनरेट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब का 1% लोग ही ऐसे हैं जो अमीर है,
इंडिया में। बाकी 99% लोग तो जैसे मिडिल क्लास है, जैसे कि आप हम हैं, हम जैसे लोग जो है मिडिल क्लास है, तो वैसे भी बाकी लोग हैं। इन अ कंपैरिजन द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम अर्नड बाय द पुअरेस्ट 50% हैज फॉलन टू 13%। लेकिन जो 50% लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कितना करते हैं, 13% यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ये ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से रीड आउट कर लेंगे बस, ठीक है, ये नहीं देखेंगे। इन 2017 द वेल्दीएस्ट 1% रिसीव 73% ऑफ द वेल्थ जनरेटेड व्हाइल द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस्ड ओनली 1% राइज इन देयर वेल्थ। कहने का मतलब है कि अमीर लोगों के पास अमीरी बढ़ती है, गरीबों के पास गरीबी आती रही। कोविड हैज वर्सनड द एजुकेशन गैप्स, scared the labor market and amplified income inequalities, all of which having negative impact on the economy। ये जो सिचुएशन थी वो कोविड ने और ज्यादा खराब कर दी। कोविड ने क्या किया, जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, मतलब कि जो लेबर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जॉब छीन लिए, जिसकी वजह से उनका इनकम कम हो गया। इस तरीके से एजुकेशनल गैप आ गए हैं ना, जो गरीब लोगों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, उन वो भी स्कूल में जा नहीं पा रहे थे ना, उनके पास अगर मोबाइल नहीं होगा तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे ले लेंगे, तो उनके यहाँ पे एजुकेशनल गैप वहाँ पे हो गया। फॉर इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ इज क्रिटिकल। अब ऐसी सिचुएशन में इंक्लूसिव ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। तो किस किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि सबको साथ लेके हम लोग ग्रोथ करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। टू सॉल्व द इशू ऑफ द इनइक्वालिटी, द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। अब इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज में खर्चा करने पड़ेगा, एजुकेशन में करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर में करना पड़ेगा, जो कि सरकार करती है, ठीक है। सरकार बार बार लगातार जब भी जरूरत होती है तो इस तरीके से खर्चे सरकार करती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पे क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है कि सबको, मतलब कि रूरल पीपल हो, लेडीज हो, यूथ लोग हो, छोटे छोटे बिजनेसेस हो, जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं वो हो, इन सारे लोगों को एक साथ चल के हम लोग ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो अलग अलग यहाँ पे सरकार, उन्होंने बोला कि सरकार को अलग अलग यहाँ पे खर्चे करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन फ्री एंड हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज, पुअर पीपल विल बी एबल टू सेव द मनी। मतलब कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, ये ऐसी पब्लिक सर्विस दे दी गरीब लोगों के लिए कि जहाँ पे लोग, क्या पब्लिक सर्विस मतलब, मान लीजिए कोई एक स्कीम लाई हेल्थ रिलेटेड, कि जहाँ पे आपको आधे पैसे में आपका इलाज हो जाएगा, तो यहाँ पे आधे पैसे गरीब लोगों के सेव हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो क्रिटिकल दैट द गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट इनोवेशन को बढ़ावा दे, नई नई इंडस्ट्रीज बनाए, नई नई जॉब्स क्रिएट करे। तो ये सारी बातों से क्या हो जाएगा कि लोगों को जॉब मिलेगी और उनके पास पैसा आएगा, जिसकी वजह से उनकी इनइक्वालिटी दूर हो सकती है। अनदर अप्रोच में बी डायरेक्टली रिड्यूस इनकम a directly reduced income डिस्पैरिटीज बाय टैक्सिंग द रिच मोर हेवीली। दूसरा एक तरीका क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि जो हायर इनकम ग्रुप्स है, जो लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं, उन पे आप ज्यादा टैक्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से उस टैक्स के पैसे को सरकार क्या करेगी, इन गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए उस पैसे को यूज करेगी। दीज टैक्सेस इफ यूटिलाइज टू पे द पब्लिक सर्विसेज हैव अ पोटेंशियल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इवन मोर। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि इनइक्वालिटी को अगर और ज्यादा कम करना है, तो आप लोग इस टैक्सेस को पब्लिक सर्विसेज में यूज करिए, ताकि कोई हेल्थ केयर स्कीम में यूज करिए, कोई एजुकेशन स्कीम में यूज करिए, ताकि ये इनइक्वालिटी जो है वो और ज्यादा कम हो सके। टैक्स ब्रेक्स फॉर कॉर्पोरेशन दैट शेयर मोर ऑफ देयर प्रॉफिट्स विद देयर वर्कर्स कैन ऑल्सो सर्व टू मिनिमाइज दिस डिस्पैरिटीज। लेकिन एक और तरीका क्या है कि मान लीजिए ऐसे कोऑपरेशन, यानी कि ऐसी कंपनी जो होती है वो जो क्या करती है, अपने वर्कर्स के साथ यहाँ पे प्रॉफिट को शेयर करती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग टैक्स में कमी दे सकते हो, है ना। मतलब क्या, जो पैसे सरकार को देगी, सरकार गरीब लोगों को देगी, वो डायरेक्टली यहाँ पे अपने वर्कर को दे रही है ना, कंपनी प्रॉफिट तो दे रही है ना। तो ऐसी कंपनीज को आप लोग टैक्स में थोड़ा बहुत कंसेशन दे सकते हो, ताकि उस कंपनी को यहाँ पे मतलब कि वो उसको अच्छा लगे कि ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हो, और वो उस जो सिचुएशन, वो जो प्रोसेस है उसकी, उस स्कीम को यहाँ पे इसे चालू रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है फ्रेंड्स। तो एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, स्किप मत कीजिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना वन लाइनिंग क्वेश्चन तो आप लोग मतलब बहुत कम आपको देखने मिल रही है ना। 15-20 मार्क्स के तो बहुत हो गए वन लाइनिंग क्वेश्चन, लेकिन 15-20 मार्क्स में हम लोग पास नहीं होंगे, हमें 50+ लाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से इश्यूज है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे फेस कर रही है। तो हमने देखा कि पावर्टी एलिवेशन था, जॉबलेस ग्रोथ था, है ना, पावर्टी एलिवेशन
नीचे है शायद। हाँ, पॉवर्टी एलिवेशन हमने देखा कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाती है ताकि गरीबी को दूर कर सके, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ावा दे सके। फिर हमने देखा कि जॉबलेस ग्रोथ है, अलग अलग स्कीम, इसके लॉन्ग फॉर्म आप लोग पढ़ के जाइए, याद याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब कि जीडीपी तो ग्रो हो रही है लेकिन जॉब ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसके अलग अलग रीजन्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो अलग अलग लोगों ने अपनी प्रोजेक्शन दे रखी है कि कितना था, क्या था। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जॉबलेस के लिए मतलब जिम्मेदार होते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि राइजिंग इनइक्वलिटी, तो राइजिंग इनइक्वलिटी मतलब कि वेल्थ और इनकम जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में वहाँ पे ज्यादा होता है, मतलब कि जो अमीर है वो बहुत अमीर होते हैं। तो हमारे इंडिया जो है वो भी जितने भी देश है पूरे विश्व में जो कि इनइक्वालिटी में आते हैं, तो हमारा इंडिया भी उसमें से एक है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उस टाइप रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इनइक्वलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन इनइक्वलिटी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे कि कंजम्पशन आता है, इनकम आता है, वेल्थ आता है। फिर हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने देखा कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को फायदा मिले, लोगों के पैसे बचे। लोग गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। सक्सेस हमने देखा कि टैक्सेस गवर्नमेंट को, जो जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए ताकि उस पैसे को यूज़ करके गरीब लोगों की यहाँ पे मदद की जा सके। इस तरीके से अलग अलग हमने सोल्यूशन यहाँ पे देखे। तो चलिए यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।